तो अध्याय 2 की शुरुआत मापन और मात्रक, ये इसका नाम है। और हम मापन से शुरू करते हैं। मापन, तो मापन को मेजरमेंट भी कहते हैं। मापन या मेजरमेंट। मापन क्यों आवश्यक है? किसी भी भौतिक राशि का, पिछली क्लास में आपने भौतिक राशियों के बारे में समझा है कि जिनका हम मापन कर सकते हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ताप, विद्युत धारा, ये सभी भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों का मापन करना आवश्यक क्यों है, पहले हम इसको समझें। तो आपके सामने यदि हम यहाँ पर दो रेखाएं बनाए, ये रेखा को हमने नाम दे दिया ए और ये रेखा को नाम दे दिया बी, तो अपनी आंखों से देखकर केवल आप ये बता सकते हो कि ए रेखा छोटी है और बी रेखा बड़ी है। ये तो हम बता सकते हैं, ठीक है, कि ए रेखा छोटी है और बी रेखा बड़ी है। अब हमारा प्रश्न आपसे ये हुआ कि बी रेखा ए से कितनी बड़ी है। यदि हम कितनी बड़ी का प्रश्न पूछते हैं तो आप हमको केवल देखकर नहीं बता सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल से इस रेखा का मापन करेंगे, इस रेखा का मापन करेंगे और फिर हम बता पाएंगे कि बी रेखा ए से कितने सेंटीमीटर बड़ी है। समझ आया? तो दो रेखाओं की या दो लंबाइयों की तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों का मापन करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से एक छोटा पत्थर है, एक थोड़ा बड़ा पत्थर है, दोनों ही एक समान प्रकार के पत्थर हैं, तो इसको हम अपने हाथ पे रखेंगे और ये बता सकते हैं कि ये वाला पत्थर वजन में कम है और इस वाले पत्थर का वजन अधिक है। कम और अधिक तो आप बता पाओगे, लेकिन फिर से वही बात पूछी जाए कि कितना अधिक है। कितना अधिक है बताने के लिए आपको इसका द्रव्यमान मापना पड़ेगा और इसका द्रव्यमान मापना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो कितना बताने के लिए हमें मापन करना जरूरी होता है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन हल्का है, कौन भारी है, ये तो हम बता सकते हैं केवल देखकर, लेकिन उसकी जो सही उसकी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसका जो वास्तविक मान है, उस वास्तविक मान को ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो मापन क्यों आवश्यक है, यदि एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये हल्का है, ये भारी है, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसकी सही वैल्यू क्या है, उसका वास्तविक मान क्या है, तो सही वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो आप नोट कर लो एक लाइन, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो ये हमने नोट कर लिया, किसी भौतिक राशि की का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। अब मापन करते कैसे, किस प्रकार से हम मापन करेंगे? तो अलग अलग भौतिक राशियों का मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स चाहिए होती है, अलग अलग प्रकार के डिवाइस मतलब मशीन चाहिए होती है। जैसे लंबाई का मापन करना है तो स्केल, उसके लिए डिवाइस हम कौन सी उपयोग कर रहे हैं, स्केल। इसी प्रकार से द्रव्यमान का मापन करना है तो तराजू, तराजू द्रव्यमान का मापन करने वाली डिवाइस है। इसी प्रकार समय का मापन करना है तो क्लॉक, घड़ी, घड़ी वो डिवाइस है जिसके द्वारा समय का मापन किया जाता है। मापन करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की। एक तो होती है संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है उसका मात्रक। इन दो चीजों से मिलाकर मापन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए।
मापन करने के लिए हमें एक तो उसका संख्यात्मक मान चाहिए होता है और दूसरा उसका मात्रक। उदाहरण के लिए ये एक लाइन है, इसमें हमने अपना स्केल लगाया और स्केल ने उसको 15 बताया, 15। तो हमने कहा, हमने यहाँ पे अपना स्केल सेट किया, ये हमने अपना स्केल सेट किया 0 1 2 3 4 5 6 7। मान लो इसका मान स्केल ने हमें 7 बताया, तो हम आपसे कहें इस रेखा की लंबाई 7 है, तो क्या आपको समझ में आता? इतनी बात से आपको समझ में नहीं आता। 7 क्या? 7 किलोग्राम, 7 सेकंड, 7 घंटे, 7 किलोमीटर, 7 मीटर, क्या? तो सही सही मान बताने के लिए इस 7 के साथ में और क्या बोलना पड़ेगा? वो जो स्केल हमें बताता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी चीज का सही मान बताने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक संख्यात्मक मान, और नंबर 2 उसका मात्रक। मात्रक मतलब सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हमने देखा, इस रेखा की लंबाई हमने स्केल के द्वारा ज्ञात की। हमने अपना स्केल यहाँ लगाया तो स्केल में ये 7 भागों के सामने आया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग। और हर एक भाग क्या है? हर एक भाग 1 सेंटीमीटर है। ये एक भाग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसके अंतर्गत 7 भाग आए। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोई एक बड़ा पत्थर तोलना है, तो हमने तराजू में उस पत्थर को रखा और दूसरे वाले पलड़े पर हमने 1 किलोग्राम का भार चढ़ाया। वो बैलेंस नहीं हुआ तो हमने 1 किलोग्राम का एक और भार चढ़ाया, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। हमने 1 किलोग्राम का एक और भार चढ़ाया, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। तो हमने ऐसे ऐसे करके उसमें 6 1-1 किलोग्राम के भार चढ़ा दिए। तो उस पत्थर का द्रव्यमान कितना हुआ? यदि 6 बातों से वो पत्थर बैलेंस हो गया, तराजू बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब उस पत्थर का द्रव्यमान कितना हुआ? तो 2 बातें बतानी होंगी। आपने कितने भार चढ़ाए? तो हमने कहा 6। ठीक है, तो 6 क्या हो गया? संख्यात्मक मान। और हर एक बाट कितने किलोग्राम का था? तो 1। तो 1 किलोग्राम उसका मात्रक, तो हम क्या बोलेंगे? 6 किलोग्राम उस पत्थर का द्रव्यमान। तो इसको भी नोट कर लो। मापन करने के लिए मापन करने के लिए किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। मापन करने के लिए किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मात्रक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए हमें उसके लिए एक सही मात्रक का चुनना आवश्यक है। इस लाइन को हम किलोमीटर में नहीं बता सकते। कोई आपसे पूछे इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो उसका प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि वो इस लाइन के लिए सही मात्रक का उपयोग नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से ये चौक कितने क्विंटल की है, ये प्रश्न गलत है, क्योंकि आप इस चौक के द्रव्यमान के लिए सही मात्रक का उपयोग नहीं कर रहे हो। इस चौक का द्रव्यमान ना तो क्विंटल में हो सकता है, ना किलोग्राम में। सही मात्रक जो आप चुनेंगे वो इस चौक के लिए होगा ग्राम। तो अलग अलग प्रकार के मात्रक होते हैं। लंबाई की मात्रक कौन कौन से होते हैं? लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, थोड़ा बड़ा लोगे तो इंच होता है, थोड़ा और बड़ा लोगे तो मीटर होता है, और बड़ा लोगे, हमें भोपाल से इंदौर तक की दूरी को मापना है तो किलोमीटर मापोगे, है ना। तो ये सब लंबाई के मात्रक होते हैं। द्रव्यमान के मात्रक, बहुत छोटा मात्रक लोगे तो ग्राम, जो हम देखते हैं, और छोटे मात्रक भी होते हैं ग्राम से भी छोटे, लेकिन हम जो अपने जीवन में यूज करते हैं वो ग्राम। थोड़ा उससे बड़ा लेंगे तो पाउंड। पाउंड सुना होगा आप लोगों ने, जैसे केक बनाते हैं जो लोग बेकरी में, या ब्रेड बनाते हैं, वो ब्रेड या केक पाउंड में बनाया जाता है। 1 पाउंड, 2 पाउंड। तो पाउंड भी द्रव्यमान का मात्रक है। उससे बड़ा मानोगे तो किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ा मात्रक लोगे तो क्विंटल, क्विंटल से बड़ा मात्रक लोगे तो टन। ऐसे द्रव्यमान के कई मात्रक होते हैं। अब चुनना हमें होता है कि हम किस चीज को तौल रहे हैं, और आप उसके लिए सही मात्रक किस प्रकार से यूज करोगे।
हम किराने की दुकान पे जाते हैं 5 किलोग्राम शक्कर लेने के लिए। अब वो दुकानदार ने क्या किया, तराजू के एक पलड़े पर शक्कर रखी और दूसरे पलड़े पर 1 ग्राम चढ़ा दिया। 1 ग्राम, उसने कहा तो बैलेंस नहीं हो रहा, उसने 1 ग्राम और चढ़ा दिया, फिर उसने 1 ग्राम और चढ़ा दिया। बताओ क्या वो तौल लेगा? नहीं तौल पाएगा, क्योंकि वो ग्राम में चढ़ा रहा है। ठीक है, उसको मात्रक की समझ नहीं है, उसको किलोग्राम चढ़ाना चाहिए। 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 3 किलोग्राम, फिर 4 किलोग्राम, और जब ये 5 किलोग्राम का बैलेंस हो जाएगा तो वो शक्कर 5 किलोग्राम हो जाएगी। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसका मात्रक। मात्रक का सही चुनाव आवश्यक है। नोट कर लो, भौतिक राशि के वास्तविक मापन के लिए उचित मात्रक का चयन आवश्यक होता है। उचित मात्रक का चयन, सिलेक्शन, आवश्यक होता है। तो ये मात्रक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उचित मात्रक चुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप हेडिंग में लिखो मात्रक की विशेषताएं। मात्रक की विशेषताएं। हम जो मात्रक मापन के लिए चुन रहे हैं उस मात्रक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किसी मात्रक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो कुछ 3 या 4 विशेषताएं हैं मात्रक की जो आपको हम बता रहे हैं, तो आप नोट करते जाओ और समझते जाओ। मात्रक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? ये तो आपको समझ में आ गया कि मात्रक आवश्यक क्यों है, क्योंकि भौतिक राशि को यदि हमें सही तरीके से बताना है, लंबाई को सही तरीके से बताना है, चौड़ाई सही तरीके से बताना है, तो मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक मतलब जैसे लंबाई का सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, ये सब मात्रक। अब ये मात्रक की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे पहली विशेषता जो मात्रक की होती है, इसको नोट करते जाओ, साथ में समझते जाओ। मात्रक को सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित होना चाहिए। अब ये सुपरिभाषित क्या होता है, नोट कर लो, फिर हम बताते हैं। मात्रक को सुपरिभाषित होना चाहिए, क्या मतलब है इसका? सुनो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। जैसे आपसे हमने कहा ये जो बोर्ड लगा है इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो एक बच्चा आता है, उसने अपना ऐसा हाथ बनाया और उसने यहाँ से अपना ऐसा हाथ लगाया और बोला 1 2 3 4। ठीक है, उसने कहा ये हमारे हाथ से, इसको बोलते हैं बालिश्त, या अपन अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में बेटा कहते हैं, बित्ता, है ना। तो ये 4, 1 2 3 4, ये 4 बेटा का है। एक बच्चे ने नाप दिया उसके लिए, बोले 4 बेटा का है। ठीक है, हमने कहा आप जाओ। अब कल 6th क्लास के बच्चे आए क्लास में, उनको भी हमने पढ़ाया, उनको हमने बुलाया, बोले हमने बोला यहाँ आओ जरा इस बोर्ड की लंबाई मापना। अब 6th क्लास के बच्चे का हाथ आपके हाथ की अपेक्षा छोटा होगा, तो उसने अपने इतने से हाथ से इसका मेजरमेंट किया और उसने कहा ये तो सर 7 बेटा का है, 7। तो कौन गलत है और कौन सही है? कल आपने मेजरमेंट किया था, आपके हाथ से 4 उत्तर आए। छोटे बच्चे ने मेजरमेंट किया, उसके हाथ से 7 उत्तर आए, तो क्या वो गलत है? गलत है या आप गलत? कौन गलत था? तो आंसर है दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। वो भी सही कर रहा, आप भी सही कर रहे हैं। अब अगर दोनों सही है तो फिर इस बोर्ड की लंबाई है कितनी, 4 या 7? हम क्या उत्तर देंगे? यदि कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 4 या 7? तो मतलब हम जिस मात्रक का यूज कर रहे हैं, बेटा का यूज कर रहे हैं, ये बेटा सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका मान अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हम ऐसे मात्रक का हमें यूज नहीं करना चाहिए, जैसे बेटा
या हमने कहा यहाँ से वहां तक की लंबाई नापो, आपने अपने अपने पैरों से नापा और बोला हमारे पैरों से ये तो 10 कदम की दूरी पे है, 10 कदम की। अब एक छोटा सा बच्चा आता है, बोले हमें तो वहां जाने के लिए 20 कदम चलना पड़ता है, तो सही क्या हुआ, 10 कदम या 20 कदम? तो आंसर दोनों सही है। गलत क्या हो रहा है? गलत मात्रक हो रहा है। जो आप ये कदम वाला मात्रक ले रहे हो ना, ये मात्रक नहीं लेना चाहिए। ये मात्रक क्या नहीं है? ये मात्रक सुपरिभाषित नहीं है। अब सबको समझ में आ गया सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए एक जैसा हो। ये नहीं कि हमारे हाथ से इतना और आपके हाथ से इतना और उसके कदमों से इतना, उस कदमों से इतना, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई हमसे पूछेगा ये बताओ इस बॉल की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे राहुल के हाथ से 4 बेटा और सुधीर के हाथ से 10 बेटा। ये थोड़ी कोई मतलब तरीका हुआ उसका मान बताने का। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मात्रक हो तो वो सुपरिभाषित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं, ये स्केल लिया, इसको हमने यहाँ लगाया, चाहे इसको सुधीर लगाए, चाहे इसको राहुल लगाए, चाहे इसको सोनिया लगाए, चाहे इसको हम लगाए, चाहे कोई भी लगाए, उसकी लंबाई वही रहेगी। ये नहीं कि हमारे हाथ में आके ये स्केल छोटा हो जाएगा और आपके हाथ में आके ये स्केल लंबा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये स्केल क्या है? इसका जो सेंटीमीटर वाला हिस्सा है वो क्या है? सुपरिभाषित। समझ में आया? तो पहली विशेषता क्या है मात्रक की? कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका मान एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी है उचित आकार वाला होना चाहिए। इसको नोट करो, मात्रक को उचित आकार का होना चाहिए। उचित आकार का मतलब क्या है? उचित आकार का मतलब ये है कि यदि हम इस लाइन को नाप रहे हैं और आप मीटर से नापो कि कितने मीटर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई जितनी है उससे बड़ा होता है मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमें अपनी पुस्तक के एक पेज की मोटाई नापनी है, लंबाई चौड़ाई नहीं, कोई भी एक पुस्तक, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के हमें इस पेज की ये मोटाई मापनी है, मोटाई ये। अब क्या बताओ, इसको आप स्केल से माप सकते हो? नहीं माप सकते, क्योंकि अपने स्केल में जो निशान लगे होते हैं उनसे ये छोटा है। तो इसको इस पेज की मोटाई मापने के लिए हमें इससे छोटा मात्रक लेना होगा। ठीक है, जिस चीज को भी हम मापते हैं हमें उससे छोटे मात्रक को लेना आवश्यक होता है। तो उसका आकार उचित होना चाहिए, मतलब जिस चीज को हम माप रहे हैं उससे छोटा हो, लेकिन बहुत छोटा भी ना हो। पता चला हम 5 किलो शक्कर तोल रहे हैं और हम 1-1 ग्राम करके तोल रहे हैं, सबने कहा था छोटा होना चाहिए तो हमने ग्राम में तोल रहे हैं। तो 1-1 ग्राम करके जब आप 5000 ग्राम चढ़ा दोगे तब वो शक्कर बैलेंस होगी, और सुबह से शाम हो जाएगी तब शक्कर बैलेंस हो पाएगी। केवल 1 ग्राम में बट पाएगा आपका, शक्कर नहीं बेच पाओगे आप। तो मात्रक का आकार उचित होना चाहिए, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा। ठीक है, तो जो विशेषता हो गई मात्रक की, वह सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब उसका मान हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होना चाहिए और उसका आकार उचित होना चाहिए। जिस भौतिक राशि को हम माप रहे हैं उसकी अपेक्षा ना बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा हो। ठीक है, तीसरा, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि गर्मी से हर चीज फैलती है और ठंड में हर चीज सिकुड़ती है, पढ़ा है ना? किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और ठंडा करते हैं तो उसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है, ये सबने पढ़ा होगा। जैसे एक प्रश्न 10वीं की विज्ञान में था शायद कि रेल की पटरियां बनाते समय उनमें बीच में गैप क्यों छोड़ देते? तो रेल की पटरियां, ये रेल की पटरियां हैं, कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। ये गैप क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जब गर्मियों में इसकी लंबाई में वृद्धि होगी पटरी की, गर्मियों में हर चीज बढ़ती है, ऊष्मा पाके हर चीज में प्रसार होता है, आगे बढ़ोगे आप लोग किसी अध्याय में, ये ऊष्मा पाके गर्म होके हर चीज की लंबाई बढ़ती है। यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इतनी बढ़ेगी और इसकी इतनी बढ़ेगी, दोनों जुड़ जाएंगी आपस में, उनको दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने इस पटरी को इस पटरी के साथ ऐसा जोड़ा होता एकदम मिला के, और फिर जब ये बढ़ते तो वो ऐसे हो जाते, ये
ठीक है, ये रसायनिक विज्ञान में क्वेश्चन है। तो उद्देश्य ये है इसको बताने का, गर्मी से हर चीज फैलती है और ठंड से हर चीज सिकुड़ती है। तो हमने जो अपना कपड़ा नापने वाला मीटर है, आपने देखा होगा कपड़े वाले व्यापारियों की दुकान पर एक लंबी छड़ होती है, उसको मीटर कहते हैं। वो 1 मीटर की छड़ होती है और उससे वो कपड़ा नाप नाप के आपको देते हैं। किसी को पता है वो छड़ किस चीज की बनी होती है? लगती तो लोहे की बनी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो लोहे की बनी होती तो गर्मी में उस लोहे की छड़ में प्रसार हो जाता और ये छड़ इतनी हो जाती, इतने की जगह इतनी। मतलब यदि गर्मियों में आप कपड़ा लाओगे तो आपको इतने से कपड़े का लाभ हो जाएगा, और ठंडों में ये छड़ सिकुड़ जाएगी। तो ठंडों में यदि आप कपड़ा लाओगे तो आपको इतने कपड़े का नुकसान होगा, है ना। क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते, बोले इतने कपड़े में क्या होता, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, हो जान दो तो चलता है। लेकिन ये चलने वाली बात फिजिक्स में नहीं चलती, आपकी लाइफ में तो चलती है। हम शक्कर लेने गए 5 किलो, तो 5 किलो 10 ग्राम शक्कर उसने आपको दे दी, तो आपको चल जाएगा। 10 ग्राम में क्या फर्क पड़ता है, दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता और ना आपको फर्क पड़ता। लेकिन फिजिक्स को फर्क पड़ता है। फिजिक्स में हमने क्या कहा, वास्तविक मान प्राप्त करना है। मापन का उद्देश्य क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही प्राप्त करना है। तो इतने से लंबाई घटने या बढ़ने से भी भौतिकी में मापन में अंतर आएगा। इसलिए मात्रक ऐसा होना चाहिए जिस पर समय और स्थान का समय और स्थान का प्रभाव ना पड़े। समय, गर्मी का समय है तो बढ़े ना, और ठंड का समय है तो घटे ना। ऐसी भी कई धातुएं होती हैं जो लंबाई में गर्मियों में नहीं बढ़ती या ठंडों में नहीं सिकुड़ती। उन धातुओं के हमें अपने मात्रक बनाने चाहिए, लेकिन वो धातुएं महंगी होती है तो उनका बनाते नहीं। ये मीटर नॉर्मली लोहे का ही होता है, थोड़ा लोहे में कुछ मिला के उससे बनाया जाता है, लेकिन वो लंबाई गर्मियों में थोड़ी सी बढ़ जाती है और ठंडों में थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। हालांकि हमें अपने कपड़े में उतने कपड़े से अंतर नहीं आता, 1 आध सेंटीमीटर कपड़ा कम हो गया या ज्यादा हो गया जिससे हमें अंतर नहीं आता, लेकिन फिजिक्स में अंतर आता है। तो मात्रक की तीसरी विशेषता क्या है, उस पर समय और स्थान का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। चौथी विशेषता, वह सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य का मतलब ये है, जैसे अपने यहाँ हम जब भी कोई चीज तौलते हैं तो किलोग्राम में तौलते हैं। 10 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम शक्कर, 2 किलोग्राम प्याज, हम किलोग्राम का यूज करते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन देश है, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं, तीनों एक ही देश के नाम है। ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके तीनों एक ही देश के नाम। तो ब्रिटेन में नॉर्मली केक, ब्रेड ये ज्यादा चलते हैं, तो वहां पर द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है, पाउंड। वो सब्जियां भी लेंगे तो पाउंड में लेते हैं, 10 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, इस प्रकार वहां पे चलता है। अपने यहाँ पे किलोग्राम चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, ठीक है। तो ये मात्रक सर्वमान्य नहीं है। ऐसा मात्रक होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, पूरे विश्व में एक ही प्रकार से बोला जा सके। समझ आया? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे मात्रक बनाए गए हैं जो पूरे विश्व में मान्य होते हैं। जैसे अपने इंडिया में ही ले लो, अपने यहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है। आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पे तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। तो क्या तेलुगु सर्वमान्य भाषा है? आंसर है नो, क्योंकि तेलुगु केवल तेलुगु वही वाले लोग जानते, हम नहीं जानते। या तमिल वही वाले लोग जानते, हम नहीं जानते। मलयालम आंध्र प्रदेश वाले ही जानते, हम नहीं जानते। हिंदी भी वहां के लोग नहीं जानते, अपन हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्वमान्य भाषाएं नहीं है। अब चूंकि
हिंदी को पूरे भारत में अप्लाई किया जा रहा है, तो हर प्रांत के लोगों को हिंदी पढ़ना आवश्यक है। इसलिए जब सब हिंदी जानेंगे तो हिंदी क्या भाषा हो जाएगी, हिंदी कैसी भाषा हो जाएगी, सर्वमान्य। समझ आया? तो मात्रक को भी कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य। मतलब ये नहीं कि हमने कहा कि 10 किलोग्राम आलू दे दो और आपने कहा हम किलोग्राम नहीं जानते, हम तो ग्राम जानते हैं, 10 ग्राम आलू ले जाओ, तो काम चलेगा आपका? बताओ, अपने घर में कोई खाने की हमने दावत दे रखी है 10-20 लोगों के लिए, और हम 10 किलोग्राम आलू लेने के लिए गए और दुकान ने कहा हम नहीं जानते किलो में, लोग ग्राम जानते हैं, 10 ग्राम तोले और आपको दे दिए। 10 ग्राम में तो एक आलू भी नहीं आएगा, उतना टुकड़ा आलू लेके आप आ गए और 20 लोगों का शाम को खाना, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ऐसा मात्रक यूज करना चाहिए जो कि दुकानदार भी समझे और आप भी समझो, सर्वमान्य होना चाहिए। तो फिर से जो आज आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। मापन क्यों आवश्यक है, जल्दी बताओ, मापन क्यों आवश्यक है? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मापन आवश्यक। ठीक है, इसके बाद मापन किन चीजों से मिलकर बनता है? एक संख्यात्मक मान होना चाहिए और एक उसका मात्रक होना चाहिए। ठीक है, मात्रक कैसा होना चाहिए? 4 विशेषताएं बताओ जरा जल्दी फटाफट, कोई मात्रक की कौन बताएगा, किसी को पता? 4 विशेषताएं। मात्रक को सुपरिभाषित होना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा? उचित आकार वाला होना चाहिए। हाँ ठीक है। तीसरा? मात्रक ऐसा होना चाहिए जिस पर समय स्थान का प्रभाव ना पड़े, वह सर्वमान्य होना चाहिए। और चौथा, उसको सर्वमान्य होना चाहिए। वह सर्वमान्य होना। ठीक है, सुपरिभाषित का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक ही जैसा हो, है ना, सब व्यक्तियों के लिए उसका मान एक जैसा, अलग अलग ना हो, सुपरिभाषित। उचित आकार का मतलब जो हम चीज ज्ञात कर रहे हैं उस चीज की अपेक्षा उसका मान छोटा हो, लेकिन ज्यादा छोटा भी ना हो। समय स्थान का अंतर ना पड़े, मतलब गर्मी का समय है कि ठंड का समय है, वहां पे उसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे इस समय ठंड है, हम कहीं और देश में जाते हैं, वहां इस समय गर्मी है, तो हम यहाँ अपना मीटर लिया और उसको वहां ले गए तो वहां मीटर फैल गया। तो समय और स्थान का प्रभाव ना पड़े और वो सबके लिए मान्य हो। ये चावल नोट कर लिए होंगे आपने, ये मात्रक की विशेषताएं हैं। तो ये इस अध्याय का पहला बिंदु था, मापन किसे कहते हैं, मापन को समझाइए। तो मापन के लिए हमने उसका उपयोग, उसका मान और मात्रक कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं, इन चीजों के बारे में आपने नोट किया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इसके बाद कि ये मात्रक किन किन पद्धतियों में यूज किए जाते हैं। किसी किसी देश में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, किसी देश में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, किसी देश में लंबाई का मात्रक फुट होता है, किसी देश में द्रव्यमान को पाउंड में ज्ञात करते हैं, कहीं द्रव्यमान को किलोग्राम में ज्ञात करते हैं, कहीं द्रव्यमान को ग्राम में ज्ञात करते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार के मात्रक चलते हैं, तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।